बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हमारा जो सेशन है वो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर है। तो चलिए हम आज का सेशन जो है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है वो हम इसको जो है वो इसका एक जनरल ओवरव्यू ले लेते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, और इसको हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। ये जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट होता है ये यहाँ से शुरू होता है, मतलब यूं समझ लें कि आपकी नेक से शुरू होता है और ये एनस पे ख़त्म होता है। तो ये पूरा एक प्रोसेस है, इसको कहा जाता है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट एंड अदर ऑर्गन्स ऑफ डाइजेशन। और इसके अलावा इसमें कुछ और ऑर्गन्स हैं जो डाइजेशन के होते हैं, जिस तरह से टंग है, सेलिवरी ग्लैंड्स हैं, पेंक्रियाज है, लिवर है एंड गॉल ब्लैडर है। तो इसी तरह से डाइजेशन जो है यानी जो निज़ाम हज़म है उसमें बेसिकली होता क्या है कि डाइजेशन इन्वॉल्व्स द ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर कंपोनेंट्स। यानी जो हम खाना खा रहे होते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में जो है वो कट हो जाता है। हमारे टीथ जो हैं यूज़ होते हैं इसको कट करने के लिए, और इसी तरह से until they can be absorbed and assimilated in the body। और फिर जब ये नीचे जा रहे होते हैं तो ये फर्दर जो है वो ब्रेक हो रहे होते हैं, तब तक ब्रेक हो रहे होते हैं जब तक हमारा पूरा जिस्म जो है उनमें से जो फूड में से जो एसेंशियल होते हैं, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, तो वो पूरा जिस्म जब तक उनको यानी हजम ना कर ले तब तक ये प्रोसेस चलता रहता है। और इस जो निज़ाम हज़म जो है इसके यानी 3 प्रोसेसेस हैं। यानी द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन हैज़ 3 स्टेजेस। तो 3 स्टेजेस है इसके। जिस तरह ये सेफालिक फेज़ है, और इसी तरह से फिर केमिकल फेज़ है, और फिर उसके बाद इंटेस्टिनल फेज़ है। तो सेफेलिक फेज़ जो है डाइजेशन का, इसमें मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड जो है, यानी जब आप खाने को चबाना शुरू करते हैं तो ये जो है वो सेफेलिक फेज़ शुरू हो जाता है यहाँ से, और ये ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है। इसी तरह से केमिकल फेज़ में, यानी जब आपका जिस्म जो है आप उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं यानी विटामिन्स एंड प्रोटीन्स एंड मिनरल्स, तो जब वो उसको एब्जॉर्ब करता है हमारा जिस्म, तो ये केमिकल फेज़ होता है डाइजेशन का। और इंटेस्टिनल फेज़ ऑफ डाइजेशन का ये है कि जो जो बच जाता है यानी जो वेस्ट के सूरत में होता है वो फिर यानी हमारे बॉडी में से खारिज हो जाता है एनस के थ्रू, और इंटेस्टाइन से होके अल्टीमेटली वो एनस के थ्रू जो है वो खारिज हो जाता है, जिसको हम एक्सक्रीशन कह रहे होते हैं। तो अब हम इसको पढ़ लेते हैं कि डाइजेशन जो है निज़ाम हज़म शुरू होता है माउथ से, यानी मुंह से शुरू होता है। तो इसीलिए जो है हम इसको जो पढ़ लेते हैं कि ये जो माउथ जो है ये फर्स्ट पार्ट है डाइजेशन का, और अपर यानी गेस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट है ये, तो वहाँ से शुरू होता है। एंड दी एंड इज इक्विप्ड विद सेवरल स्ट्रक्चर्स, और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं माउथ में। इसमें सेलिवरी ग्लैंड्स भी होते हैं, तो ये कोई 800 से लेके 1000 के करीब सेलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, और ये डाइजेशन प्रोसेस जो है उसके लिए काम कर रहे होते हैं। और इनका बड़ा ही एक अहम रोल होता है जो हमारे दांत हैं उनकी जो यानी डेंटल हेल्थ है उसको मेंटेन रखने के लिए, और ल्यूब्रिकेशन जो है जो ज़ुबान से आ रही होती है। इसी तरह से सेलिवा जो है ये, जिस तरह आपने अमूमन सुना होगा कि भाई अचार देख के मेरा मुंह जो है पानी पानी हो जाता है, या खट्टी चीज़ देख के, इमली या नींबू वगैरह देख के होता है, तो बेसिकली ये सलीवा होता है जो हमारे मुंह में बन रहा होता है, जिसको हम एक किस्म की थूक कर रहे होते हैं। तो यानी सलीवा मोइस्टन्स एंड सॉफ्टन्स फूड एंड अलॉन्ग विद द च्यूइंग एक्शन ऑफ द टीथ ट्रांसफॉर्म द फूड इनटू स्मूथ बोलस। यानी ये स्मूथ बोलस इस तरह से होता है कि जो जो खाने के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं यानी स्मॉल कंपोनेंट्स, और उनमें ये सलीवा मिल जाता है तो फिर उसको बोलस कहा जाता है, और फिर वो ओसोफेगस से जाके तो नीचे बाकी हिस्सों में जा रहा होता है, मिसाल के तौर पे स्टमक, फिर स्टमक से इंटेस्टाइन्स में तो ये जा रहा होता है। इसी तरह से टंग जो है ये भी एक बड़ा ही अहम है, क्योंकि टंग से हमें बेसिकली जो है वो जब हम खाना खा रहे होते हैं तो हमें उसके जायके का पता लगता है कि वो कड़वा है कि मीठा है कि खट्टा है, मिसाल के तौर पे। तो इसीलिए जो टंग है उसे मस्कुलर सेंसरी ऑर्गन कहा जाता है। और सीक्रेशन जो सेलिवा होती है यानी जो पानी जो निकलता है वो बेसिकली हमारे टंग से निकल रहा होता है, जिसको हम सेलिवा कह रहे हैं बायोलॉजिकल टर्म में। तो इसके बाद लिवर है, बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। सो ये लिवर जो है वो खाल के बाद दूसरा सबसे बड़ा ऑर्गन है।
इंसानी जिस्म में। और ये जो है वो एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड है, यानी ये एडिशनल होता है, एक पूरा सिस्टम है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल वाला प्रोसेस, विच प्लेज ए रोल इन द बॉडीज मेटाबॉलिज्म। तो जो बॉडी की जो मेटाबॉलिज्म होती है ओवरऑल, उसमें जो है वो लिवर का काफ़ी अहम रोल होता है। तो बेसिकली जो लिवर है उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हो रही होती हैं। लिवर ग्लाइकोजन जो है उसको मेंटेन कर रहा होता है, और उससे लिवर से जो है वो फैट्स बन रही होती हैं जो हमें चाहिए होती हैं। हमारा लिवर जो है वो फैट बेसिकली बना रहा होता है, प्रोसेसिंग उसमें हो रही होती है। और लिवर ही हमारी ब्लड फॉर्मेशन में बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये बेसिकली हमारी, यूँ समझ लें कि एक एनर्जी स्टोरेज ए पोटेंशियल इसमें होता है। जो हमारे जिस्म को एनर्जी चाहिए होती है वो हमें लिवर से ही आ रही होती है थ्रू ब्लड। तो इसीलिए वो एनर्जी स्टोर भी लिवर में ही हो रही होती है। तो liver has many functions, some of which are important to digestion. The liver can detoxify various metabolites and synthesize proteins. Proteins जो है फिर उनको तोड़ने का काम जो है वो बेसिकली ये हमारा जो लिवर है वो कर रहा होता है। एंड प्रोड्यूस बायोकेमिकल्स नीडेड फॉर डाइजेशन। तो कुछ बायोकेमिकल्स जो हमारे हाजमे के लिए ज़रूरी होते हैं वो भी यहाँ से बनते हैं। इसी तरह से इट रेगुलेट्स द स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन। तो ये यानी उस ग्लाइकोजन जो है ये बेसिकली जो है ये शुगर ही होती है, ग्लूकोज ही है इन अ वे। तो जिस तरह प्लांट्स में स्टॉक होती है फोटोसिंथेसिस में, जो यानी जो ग्लूकोज स्टोर करते हैं उसको हम स्टॉक कहते हैं, और इसको हम ग्लाइकोजन कहते हैं। तो यानी सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड फैट जिस तरह से, सो विच इट कैन form from glucose, any glycogenesis. The liver can also synthesize glucose from certain amino acids. तो कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं कि जिनसे लिवर खुद भी ग्लूकोज बना सकता है। Its digestive functions are largely involved with the breaking down of carbohydrates. It also maintains protein metabolism in its synthesis and degradation. इन लिपिड मेटाबॉलिज्म इट सिंथेसाइजेस कोलेस्ट्रॉल। तो ये हमें कोलेस्ट्रॉल चाहिए होता है, उसको यानी मेंटेन भी कर रहा होता है। जिस तरह ब्लड में एलडीएल एंड एचटीएल जो है ये कोलेस्ट्रॉल होता है, और इसी तरह से जो फैट्स हमें चाहिए होते हैं हमारी बॉडी को, तो वो भी लिवर बना रहा होता है। इसीलिए कहा जाता है कि बाहर के जो 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 खाना होता है उससे हमें परहेज़ करनी चाहिए, क्योंकि उससे हमें जो है वो एक्स्ट्रा फैट मिल जाता है जो हमें रिक्वायर नहीं होता, और उससे हमारा वज़न जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, या ओबेसिटी जो है वो हो जाती है। तो जितनी हमें फैट चाहिए होती है वो बेसिकली हमारा हमारा लिवर जो है वो बना रहा होता है। तो इसके बाद फिर स्टमक है। ये एक जे शेप ऑर्गन है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये स्टार्ट हो रहा होता है ओसोफेगस से, और ये आगे ख़त्म हो रहा है डिडोनम में। तो बेसिकली इसमें जो है वो एसिड्स होते हैं जो डाइजेशन के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, जिस तरह हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और इसके अलावा सोडियम क्लोराइड जो है, और इसी तरह से पेप्टाइड हार्मोन, और इसी तरह से गैस्ट्रिन जो जी सेल से प्रोड्यूस होता है, यानी गैस्ट्रिक वो ग्लैंड से। और ये जो है वो स्टिमुलेट करता है द प्रोडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस को, यानी उन्हें उन्हें जो है वो बेसिकली जारी रखता है, या उनमें तेजी लाता है, या उन्हें शुरू करता है, एंड विच एक्टिवेट्स द डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो इसके अलावा स्टमक जो है इज ए डिस्टेंसिबल ऑर्गन एंड कैन नॉर्मली एक्सपेंड टू होल्ड अबाउट 1 लीटर ऑफ फूड। तो यानी ये एक्सटेंड हो सकता है, और इसमें जो है हम 1 लीटर के करीब जो है वो खाना जमा होता है एडल्ट के स्टमक में, तो जिसे हम मैदा कहते हैं। सो दिस एक्सपेंशन इज इनेबल्ड बाय अ सीरीज ऑफ गैस्ट्रिक फोल्ड्स, और इसी तरह से इन द इनर वॉल्स ऑफ द स्टमक। जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसमें मैक्सिमम जो एक्सपेंशन हो सकती है, या जो 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 बेसिकली जो स्टोरेज ऑफ फूड है वो 30 ml तक हो सकती है न्यूबॉर्न बेबी में। तो अपने यानी आपको पता है कि 1 लीटर जो है उसमें 1000 ml होते हैं, तो न्यूबॉर्न बेबी में जो है वो 30 ml की रिक्वायरमेंट होती है मैक्सिमम। तो इसके बाद फिर जो है वो स्प्लीन है, तिली जिसे कहा जाता है। सो स्प्लीन इज द लार्जेस्ट tymphoid organ in the body but has other functions. तो it breaks down both red and white blood cells. इसका बेसिकली काम जो है वो यही होता है कि ये एक लिवर जो है उसको हेल्प कर रही होती है सीक्रेशन जो है वो बाइल की, और इसके अलावा जो ब्रेकिंग डाउन है
जो जो हमारे रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स जो हमारे ब्लड में होते हैं उनका ये काम होता है। तो इसके इतने ज़्यादा अभी तक जो है वो फंक्शंस जो हैं वो अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन ये इसके जो है वो चंद अहम तरीन जो है वो फंक्शंस हैं। तो इसी तरह से दिस इज वाई इट इज समटाइम्स नोन एज द ग्रेवयार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल्स, यानी जो रेड ब्लड सेल्स हमारे खून में होते हैं कि कहा जाता है कि स्प्लीन जो है उनका कब्रिस्तान है, क्योंकि यहाँ पे ये आके ब्रेक होते हैं और ख़त्म होते हैं। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ दिस डाइजेशन इज द पिगमेंट बिलिरुबिन which is sent to the liver and secreted in the bile. So यानी लिवर की तरफ वो भेजी जाती है और उसकी फिर सीक्रेशन जो है बाइल में हो जाती है। Another product is iron, कि यानी आयरन भी यहाँ से बन रहा होता है और वो हमारे ब्लड के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है, और खुसूसन गर्मियों में, क्योंकि आयरन जो है वो आपकी जो हेमोग्लोबिन की एक्टिविटी है उसे मेंटेन रख रहा होता है। So which is used in the formation of new blood cells in the bone marrow. तो medicine treats the spleen solely is belonging to the lymphatic system, though it is acknowledged that the full range of its important functions is not yet understood. तो जिस तरह मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसकी पूरी फंक्शनिंग के बारे में अभी तक पता नहीं है कि ये जैसे में और क्या क्या काम कर रही होती है डाइजेस्टिव प्रोसेस में, लेकिन ये जो चंद उसके अहम जो फंक्शंस हैं वो तो मैंने आपको बता दिए। इसके बाद है गॉल ब्लैडर, ये आप देख रहे हैं गॉल ब्लैडर। So gallbladder is a hollow part of biliary tract and that sits beneath the liver. तो ये उसके नीचे ही होता है। So with the gallbladder, body resting in a small depression, it is a small organ where the bile produced. तो bile यहाँ पे gallbladder में प्रोड्यूस होती है and by the liver is stored, और वो स्टोर करता है लिवर। so यानी ये यहाँ से आके तो इसमें जो है वो जो बाइल है वो जमा हो जाती है और फिर यूज होती है। So before being released into small intestine, तो क्योंकि बाइल स्मॉल इंटेस्टाइन को चाहिए होती है, वहाँ पे जो डाइजेशन है वो अल्टीमेटली कंप्लीट होती है। सो बाइल फ्लोज फ्रॉम द लिवर थ्रू द बाइल डक्ट्स, ये बाइल डक्ट्स होते हैं जहाँ से वो लिवर से यहाँ पे आएगा और फिर यहाँ से नीचे आके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा and into gallbladder for storage. The main purpose of the gallbladder is to store and release bile. सो इसका बुनियादी मकसद यही होता है कि वो जो है वो गॉल ब्लैडर जो है वो बाइल को स्टोर भी करता है और उसको रिलीज भी कर रहा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ जब जरूरत होती है। और गॉल बाइल इज रिलीज्ड इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन इन ऑर्डर टू हेल्प द डाइजेशन ऑफ फैट्स बाय ब्रेकिंग डाउन लार्जर मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर वंस। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में बेसिकली जो है वो फैट्स जो है वो डाइजेस्ट हो रही होती हैं, यानी हजम हो रही होती हैं, वो बड़े मॉलिक्यूल से ब्रेक होकर छोटे मॉलिक्यूल्स में आ जाती हैं। तो इसीलिए फैट की जो है ब्रेकिंग डाउन या उसकी डाइजेशन के लिए हमें जो बाइल है उसकी ज़रूरत पड़ रही होती है। तो इसी तरह से आफ्टर द फैट इज एब्जॉर्ब द बाइल इज आल्सो एब्जॉर्ब एंड ट्रांसपोर्टेड बैक टू द लिवर फॉर रीयूज। तो फिर वहाँ से फिर वापस जो है वो लिवर की तरफ चला जाता है बाइल, और लिवर फिर उसे जो है दोबारा तैयार कर लेता है ताकि वो दोबारा इस्तेमाल हो जाए, और इसी तरह से वो लिवर फिर गॉल ब्लैडर में उसको वापस भेज देता है जहाँ पे वो जमा हो जाता है, स्टोर हो जाता है। इसके बाद फिर पेंक्रियाज है, ये पेंक्रियाज है आप देख रहे हैं। सो ये भी एक मेजर एक आर्गन है, और इस जो फंक्शनिंग है ये एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड है लिवर की तरह इन द डाइजेस्ट सिस्टम, एंड इट इज बोथ एन एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो हम इसको देख लेते हैं कि ये एंडोक्राइन ग्लैंड कैसे है और एक्सोक्राइन ग्लैंड कैसे है। एंडोक्राइन पार्ट जो है सीक्रेट्स इंसुलिन, तो इंसुलिन बड़ी ज़रूरी है जो ब्लड शुगर है वो मेंटेन रखने के लिए। और आपने अमूमन ये भी देखा होगा कि जो जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं उनमें पेंक्रियाज की फंक्शनिंग जो है वो काम नहीं कर रही होती, तो इंसुलिन पैदा नहीं हो रही होती, तो इसीलिए उन्हें आर्टिफिशियल इंसुलिन लेनी होती है। अमूमन वो इंजेक्शन लगा रहे होते हैं, तो इंजेक्शन बेसिकली वो आर्टिफिशियल इंसुलिन जो है वो लेने की वजह से वो ले रहे होते हैं क्योंकि पेंक्रियाज काम नहीं कर रहा होता। So when the blood sugar becomes high, insulin moves glucose from the blood into the muscles and other tissues for use as energy. तो ये यानी उसको जो ब्लड शुगर लेवल होती है जब हाई हो जाती है तो उसे मेंटेन करने में हेल्प कर रहा होता है। इसी तरह से दी एंडोक्राइन पार्ट रिलीजेस ग्लूकेजन, तो यहाँ पे हमने इसको जो है वो देखा। तो यहाँ पे जो एंडोक्राइन पार्ट है ये ग्लूकोजन जो है रिलीज करेगा व्हेन द ब्लड शुगर इज लो, जब यानी लो हो जाती है। तो लो होने में भी इसको मेंटेन करता है और इसके हाई होने में भी इसको मेंटेन कर रहा होता है या सकिंग कर रहा होता है।
So glucogen allows stored sugar to be broken down into glucose by the liver in order to rebalance the sugar levels जो हमारे बॉडी में होती हैं. इसी तरह से the pancreas produces and releases important digestive enzymes, यानी इंसुलिन के अलावा फिर वो अहम तरीन जो एंजाइम्स हैं उन्हें भी रिलीज कर रहा होता है इन दी पेंक्रियाटिक जूस and that it delivers to the duodenum. The pancreas lies below and at the back of the stomach. तो इसके बाद फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, जहाँ पे बेसिकली जो है वो फैट्स जो हैं वो लास्ट स्टेज में आके तो उनका ब्रेक डाउन होता है, यानी वो बिगर मॉलिक्यूल से स्मॉलर मॉलिक्यूल्स जो है उनमें जो है वो कन्वर्ट होते हैं. सो स्मॉल इंटेस्टाइन यानी पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो होता है स्टमक से वो जब यहाँ पे आ जाता है तो स्टार्ट्स टू अराइव इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एज सेमी लिक्विड काइम. सो 1 hour आफ्टर इट इज ईटन, 1 घंटे के बाद यानी ये स्टमक से होकर फिर यहाँ पे आ जाता है और काफ़ी टाइम यहाँ पे जो है वो खाना जो है वो यहाँ पे गुजार लेता है, अमूमन 4 से 5 घंटे. उसके बाद फिर जो है वो स्टमक खाली हो जाता है. The stomach is half empty after an average of 1 to 2 hours. After 4 or 5 hours, the stomach is emptied. वो स्मॉल इंटेस्टाइन में खाने को भेज देता है. इसी तरह से द स्मॉल इंटेस्टाइन द पीएच, ये पीएच जो है वो जिस तरह हम देख रहे होते हैं कि लेवल ऑफ एसिडिटी एंड लेवल ऑफ बेसिडिटी, तो जिस तरह ह्यूमन ब्लड की पीएच चेक की जाती है तो अगर वो 7.0 से लेके 7.6 के दरमियान है तो हम कहते हैं कि हम न्यूट्रल लेवल पे हैं, ना एसिडिटी ज़्यादा है ना बेसिडिटी ज़्यादा है, तो इसे बेसिकली पावर ऑफ हाइड्रोजन भी कहा जाता है. सो बिकम्स क्रूशल, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये बड़ी अहम हो जाती है. इट नीड्स टू बी फाइनली बैलेंस्ड इन ऑर्डर टू एक्टिवेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स. तो अगर ये बैलेंस नहीं होगी तो फिर जो जो यानी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो फिर एक्टिवेट नहीं होते, और अगर वो एक्टिवेट नहीं होंगे तो फिर खाना हजम ही नहीं होगा. इसी तरह से दी दी चाइम इज वेरी एसिडिक with a low pH having been released from the stomach and needs to be made much more alkaline. तो फिर इसको बैलेंस करने के लिए जो है यानी जो ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं इनका रिलीज होना ज़रूरी होता है. सो दिस इज अचीव्ड इन द duodenum by the addition of bile from the gall bladder. और इसी तरह से वो बाइल जो है वो गॉल ब्लैडर से भी आके स्मॉल इंटेस्टाइन को मिल रहा होता है जो फैट्स को बेसिकली ब्रेक डाउन कर रहा होता है. तो इसी तरह से ये जब यहाँ पे पूरा का पूरा प्रोसेस स्मॉल इंटेस्टाइन में जब हो जाता है तो उसके बाद फिर स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये आगे फूड को जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में भेज देता है. तो अब हम लार्ज इंटेस्टाइन को भी देख लेते हैं. तो ये लार्ज इंटेस्टाइन है और यहाँ से वो खाना जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में, ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है इससे फिर आके तो अल्टीमेटली एनएस से वो एक्सक्रीशन की सूरत में जो चला जाता है. तो उसको देख लेते हैं. इन द लार्ज इंटेस्टाइन द पैसेज ऑफ द डाइजेस्टिंग फूड इन द कॉलन इज ए लॉट स्लोअर, तो यानी आहिस्ता हो जाता है, टेकिंग फ्रॉम 30 to 40 आवर्स, और 30 से 40 घंटे लगते हैं इसको रिमूव होने में डिफिकेशन की सूरत में या एनएस से निकल के जाने में, जिसको हम फीसेस कहते हैं. The colon mainly serves as the site for the fermentation of digestible matter by gut flora. The time taken varies considerably between individuals. और इसी तरह से the remaining semi-solid waste is termed feces. तो ये फिर फीसेस होता है जो हमारे एनएस से खारिज हो रहा होता है जिसे हम वेस्ट कर रहे होते हैं. एंड इज रिमूव्ड बाय द कोऑर्डिनेटेड कंट्रैक्शंस ऑफ द इंटेस्टिनल वॉल्स. तो इंटेस्टिनल वॉल्स जो है इनका गीला होना भी लाजमी है. अगर ये जो है वो नहीं गीली होंगी तो फिर कॉन्स्टिपेशन हो जाती है यानी कब्ज हो जाता है, उससे फिर ये फीसेस जो है वो थ्रू एनएस जो है वो निकलना मुश्किल हो जाता है. तो इसको टर्म किया जाता है valves termed as peristalsis, which propels the excreta forward to reach the rectum. और ये फिर उसको जो है वो आगे फिर इसी तरह से जो यानी जो बेसिकली जो वेस्ट फीसेस जो होता है वो इसको फिर ऊपर जो है वो वापस आने नहीं दे रहे होते. सो इसी तरह से ये जब यहाँ पे पहुंच जाता है फॉरवर्ड टू रीच द रेक्टम एंड एग्जिट वाया डिफिकेशन फ्रॉम द एनस, तो ये एनस के थ्रू जो है वो निकल जाएगा. सो द वॉल हैज एन आउटर लेयर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स एंड द इनर लेयर ऑफ सर्कुलर मसल्स. तो ये सर्कुलर मसल्स जो है कीप द मटेरियल मूविंग फॉरवर्ड एंड आल्सो प्रिवेंट्स एनी बैक फ्लो ऑफ द वेस्ट. तो फिर इसी तरह से ये जो बेसिकली जो मसल्स होते हैं सर्कुलर, तो ये क्या करते हैं कि जो वेस्ट फीसेस जो होता है वो जो है वो ऊपर जो है वो वापस आने नहीं देते होते. सो इसी तरह से ये जो यहाँ पे पहुंच जाता है फॉरवर्ड टू रीच द रेक्टम एंड एग्जिट वाया डिफिकेशन फ्रॉम द एनस, तो ये एनस के थ्रू जो है वो निकल जाएगा. सो द वॉल हैज एन आउटर लेयर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स एंड द इनर लेयर ऑफ सर्कुलर
ये फिर खाने को जो है वो वापस ऊपर आने से रोक रहे होते हैं। तो ये जो है वो बेसिकली फंक्शन है स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन का। सो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो फूड पड़ा होता है जो वेस्ट की सूरत में होता है, और ये तकरीबन 30 to 40 आवर्स तक यहाँ पे पड़ा होता है। तो ये था हमारा आज का सेशन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, निज़ाम हज़म, वो किस तरह काम करता है और हमें जो है वो खाना हज़म होने में कितना टाइम लगता है और उसकी क्या प्रोसेसिंग है। सो यही था हमारा आज का सेशन। तो अगले सेशन के लिए आपसे मैं इजाज़त चाहूँगा। जाते जाते एक रिक्वेस्ट है कि आपने अगर हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस के बारे में आपको जानकारी हो, और बेल आइकन जो है उसे भी आप प्रेस ज़रूर कर लें। सो बस यही था हमारा आज का सेशन। सो टिल द नेक्स्ट सेशन, हैव अ नाइस टाइम, इट्स गुड बाय।